अस्सलामुअलैकुम बेटा। आज हमारा फिज़िक्स क्लास 10 का फर्स्ट लेसन है। तो आज हम चैप्टर 1 जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है क्लास 10 का, यानी कि चैप्टर 10 बनता है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स, उसका फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं बेटा। तो आज के हमारे स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स क्या है, आज हम देखेंगे कि आज के लेसन के बाद आप बता सकेंगे कि टेल व्हाट इज़ अ वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होता है, व्हाट इज़ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, टेल व्हाट इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, एंड elaborate simple harmonic motion and its characteristics with the help of example। सिंपल हार्मोनिक मोशन को फर्दर जो है एक्सप्लेन कर सकेंगे, पीसेस में ब्रेक डाउन करके समझेंगे और उसके करेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे कैसे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। तो आज का लेसन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेटा कुछ क्विक रिकॉल है, इस क्विक रिकॉल को गौर से देखिएगा जरा। हमने कुछ जो बातें 9th क्लास में पढ़ी हुई थी, ऑलरेडी सीखी हुई थी, हम उन्हीं के ऊपर दोबारा बात करेंगे और समझेंगे कि वो कैसे था और क्या था, ताकि हम आगे अपना लेसन अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहली चीज जो है, द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। तो ये डेफिनेशन आपने क्लास 9 चैप्टर 3 में पढ़ी थी। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी, सॉरी चैप्टर 2 में पढ़ी थी। द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट अ फिक्स पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। अनदर टर्म फॉर वाइब्रेशन इज ऑसिलेशन। तो देखिएगा जरा, इस एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। एक वायर यहाँ पे अटैच थी, इस वायर को जैसे ही आप प्लग करेंगे तो ये वायर क्या करेगी, अब अबव एंड बिलो दोनों तरफ मूव करना शुरू कर देगी, यानी कि टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देगी इस फिक्स पोजीशन के अराउंड। तो दिस इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। और इसी के लिए कोड टर्म क्या यूज किया है, ऑसिलेशन। क्या वर्ड यूज किया, मेरे साथ बोले, ऑसिलेशन। अच्छा, अगर वाइब्रेशन को ऑसिलेशन कहते हैं तो वाइब्रेटरी मोशन को भी क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। क्या कह सकते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। इसकी एग्जांपल जो आपने 9th क्लास में पढ़ी थी, दैट वाज ऑफ पेंडुलम, जिसमें एक पेंडुलम जो क्लॉक के अंदर मूव करता है, टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होता है। तो दैट इज द एग्जांपल जो आपने पिछली क्लास में पढ़ी थी। अच्छा, आगे जो नई बात, अगली बात जो रिवाइज करने जा रहे हैं वो क्या है, आपने 9th क्लास चैप्टर 6 के अंदर ये बात पढ़ी थी। क्या कह रहा है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है, किसकी वजह से, उसके मोशन की वजह से, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ मूविंग कार, एनर्जी ऑफ रनिंग मैन। अच्छा, इसी के साथ आपने एक और भी तो पढ़ी थी एनर्जी, वो एनर्जी कौन सी थी, याद है कुछ? जी बिल्कुल ठीक कहा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो एनर्जी जो किसी बॉडी में पोजेस होती है, किस वजह से, ड्यू टू इट्स पोजीशन इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। फॉर एग्जांपल एनर्जी ऑफ अ बॉल इन एयर। आप एक बॉल को एयर में थ्रो करते हैं तो जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट पर रीच कर जाती है तो कुछ देर के लिए स्टॉप होती है, तो वहां पे उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी आ गई, क्योंकि उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ग्राउंड से हाइट में चली गई। अब वो बॉल वापस सरफेस की तरफ आती है अपनी इस पोटेंशियल एनर्जी की वजह से। और लास्ट में एक और डेफिनेशन है हमारे पास, दैट इज द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड स्ट्रेस। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये भी आपने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है बेटा। अब ये क्या है, इसको मैं जरा थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ और इसको समझिएगा। सबसे पहले इस वर्ड स्ट्रेस को देखते हैं कि ये स्ट्रेस वर्ड का क्या मतलब है। आपने वहां पे पढ़ा था कि स्ट्रेस इज द डीफॉर्मिंग फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑन अ बॉडी। किसी खास एरिया के ऊपर जो डीफॉर्मिंग फोर्स एक्ट करती है उसको आपने कहा था स्ट्रेस, यानी कि ऐसी फोर्स जो किसी एरिया पे अप्लाई होगी तो उसकी शेप को बिगाड़ देगी, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस। और स्ट्रेन क्या था, द चेंज प्रोड्यूस इन द बॉडी, यानी कि वो उसकी लेंथ में भी चेंज हो सकता है, वो उसकी शेप में चेंज हो सकता है, वो वट एवर द चेंज इज, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो यहाँ पे हुक्स लॉ क्या कह रहा है, कह रहा है जो चेंज आता है बॉडी में, जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है बॉडी में, वो किसके प्रोपोर्शनल है, अप्लाइड स्ट्रेस के। जितनी ज्यादा वो डीफॉर्मिंग फोर्स लगेगी उतना ज्यादा चेंज आएगा। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। तो आइए आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वीडियो है, इस वीडियो को आपने गौर से देखना है, इसके की पॉइंट को समझना है, फिर हम आगे चलते हैं और इसको डिस्कस करते हैं। In June 2001, officials in London unveiled a striking new feat of engineering, the Millennium Bridge, a pedestrian bridge spanning the River Thames. It promised to be very useful and it was cool to look at, but it had to be closed almost immediately because when people used the bridge, it swayed back and forth noticeably due to the force of their footsteps. Undeterred, people kept using the bridge, but as they walked, they began to lean into the swaying to keep themselves from falling over, and that only made things worse. Eventually, the motion of the bridge became so severe that the bridge took on the shape of a giant S, essentially a horizontal wave. The bridge had to be closed and the engineers took nearly 2 years to fix the problem. So what was wrong with the Millennium Bridge? Why didn't the engineers foresee the problem? The answer lies in oscillations.
The physics that cause the swaying of the Millennium Bridge has to do with oscillations or back and forth motion, or more specifically, it has to do with simple harmonic motion, where oscillations follow a particular consistent pattern. But before we had the Millennium Bridge as a real-life example, physicists often described simple harmonic motion in terms of a ball attached to a horizontal spring lying on a table. While it's lying there at rest, it's in equilibrium. And when you move the ball so that it stretches the spring, then let go, the ball keeps moving back and forth forever. In a frictionless world, that back and forth motion caused by the force of the spring is simple harmonic motion. Now, we want to know two things about this oscillating ball. What kinds of energy does it have? And what's its maximum velocity? To better understand what's happening to the ball, let's start with its energy. As the ball compresses and stretches the spring, both kinetic energy and potential energy come into play. Kinetic energy is the energy of motion, and as the ball moves, there are 2 points, the turning points, where it's not moving. One point is where the spring is compressed all the way, and the other is where it's stretched all the way. And the distance between either of these 2 points and the equilibrium point is called the amplitude. At those 2 turning points, the ball won't have any kinetic energy since it isn't moving. अच्छा बेटा, इसका एक सेकंड पार्ट है, मैं आपको वो भी दिखा रहा हूँ. इसको देखने के बाद हम इसको एक दफा सारी चीज को डिस्कस करते हैं. तो इसे भी देखिएगा जरा गौर से. As the ball moves towards the middle, its kinetic energy starts to increase because it's moving faster and faster. And at the same time, its potential energy decreases, keeping its total energy the same. And exactly in the middle of the ball's motion, at the equilibrium point, its potential energy goes down to zero. The ball is back where it started, so the spring is no longer pulling on it. Its kinetic energy, on the other hand, has reached its maximum. अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं कि जो हम आज क्या कह रहे थे. हमने आज इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझना था कैसे होता है. तो आपको सबसे पहले जो एग्जांपल वीडियो में मिली है, दैट इज कि एक मिलेनियम ब्रिज यूएसए में बना, और उसके बनने के थोड़े दिनों बाद ही जैसे ही लोगों ने इस पे से जाना शुरू किया, तो वो ब्रिज के अंदर वाइब्रेशंस क्रिएट होनी शुरू हो गई. और यहाँ तक ऐसा हुआ कि वाइब्रेशंस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि ब्रिज को पूरी एस शेप के अंदर वाइब्रेट होना शुरू हो गया. तो इंजीनियर्स को उसको क्लोज करना पड़ा, और फिर उस पर 2 साल लगे उसको ठीक करने के लिए. व्हाट वाज द फ्लॉ विद इट? जो मसला उसमें आया, दैट इज रिलेटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन. तो अभी हम उसी चीज को समझेंगे कि क्या था, कैसे हुआ. ठीक है. अब सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है जो हम यूज करते हैं, दैट इज मास अटैच्ड टू स्प्रिंग. मैं आपको समझाता हूँ. ये है कि आप गौर से देखिएगा, मेरे पॉइंटर की तरफ स्क्रीन पे आप देख सकते हैं. हमारे पास एक रिजिड सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है, जिसके साथ हमने स्प्रिंग को जोड़ दिया. दूसरा एंड स्प्रिंग का जाके हमने एक बॉडी ऑफ मास m के साथ कनेक्ट कर दिया. अच्छा, इस वक्त ये अपनी ओरिजिनल जो पोजीशन है, अपनी जो रेस्ट की हालत है, उस रेस्ट वाली हालत में पड़ा है. इस हालत को, इसको हमने क्या मार्क किया? मीन पोजीशन O. यानी कि इसकी रेस्ट पोजीशन है, मीन पोजीशन है, या इन अदर वर्ड्स इक्विलिब्रियम पोजीशन है. अच्छा, ये जिस सरफेस के ऊपर पड़ा है, दैट सरफेस इज फ्रिक्शनलेस. कौन सी सरफेस है? फ्रिक्शनलेस. नाउ लेट्स जस्ट जो है ना, इसको मैं पकड़ता हूँ और इसको स्ट्रेच करके एक दूसरी पोजीशन पे लेके आता हूँ. यहाँ देखिएगा जरा, इस मास को मैंने स्ट्रेच किया और मैं स्ट्रेच करके एक दूसरी पोजीशन पे ले आया, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन ए. अच्छा, जैसे ही मैं यहाँ ले आया, अब ये स्प्रिंग जो है ये स्ट्रेच हालत में है. इट मींस कि इसके अंदर एक जो है फोर्स स्टोर हो गई हुई है. अच्छा, वो फोर्स क्या चाह रही है कि वो इस मास को वापस इसकी ओरिजिनल हालत यानी कि इसकी मीन पोजीशन पे लेके आए. लेकिन होगा क्या? जैसे ही मैं इसको लीव करूंगा, ये क्या करेगा? अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करता हुआ एक दूसरी साइड पे, एक दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी पे चला जाएगा, और यहाँ पे स्प्रिंग किस हालत में चला गया? कंप्रेस्ड हालत में आ गया. अच्छा, ये वो मोशन है जिसको हमने समझना है. इसकी मदद से हम समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन कैसे होता है, कैसे काम करता है. ओरिजिनली मास वाज एट रेस्ट. किस पोजीशन पे? मीन पोजीशन O या इक्विलिब्रियम पोजीशन O पे. हमने यहाँ से इसको स्ट्रेच किया, लेके गए एक्सट्रीम पोजीशन A पे. एक फोर्स स्टोर हो गई ड्यू टू द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग. जैसे ही रिलीज किया, मास ने क्या चाहा? मैं कहाँ लेके जाऊं? मीन पोजीशन की तरफ. बट वहां ले जाके रोक नहीं सका और मूव करता कहाँ पहुंच गया? एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ. अच्छा, एक और चीज है जो यहाँ मैं आपको फर्दर बताना चाहूंगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट. ये जो मूवमेंट हमने कराई मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन A तक, ये जो डिस्टेंस दरमियान में, इसको हमने क्या कहा? डिस्प्लेसमेंट. और इसको x से मार्क कर दिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एम्पलीट्यूड. आप इसको एम्पलीट्यूड भी कह सकते हैं, जैसा कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा. तो अभी यही सारा कॉन्सेप्ट था जिसको वीडियो में स्टार्ट किया. ठीक है, और वीडियो में आपको बताया गया कि मास अटैच्ड टू स्प्रिंग से सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा. उसकी मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशंस मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, एम्पलीट्यूड मैंने आपको बता दिया. अब हम चलते हैं फर्दर इसके आगे एक्सप्लेन की तरफ. 3 पॉइंट्स आपको जो मैंने अभी समझाए हैं,
ये तीनों पॉइंट्स आपके सामने क्लियरली नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे। कौन कौन से? मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन O, एक्सट्रीम पोजीशन A एंड एक्सट्रीम पोजीशन B। ये इनिशियली मेरा मैथ्स मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पड़ा था। यहाँ पे ये मैथ्स किस हालत में होगा? रेस्ट में होगा, इसमें कोई फोर्स नहीं है, ये इस वक्त रुका हुआ है। जैसे ही मैं इसको स्ट्रेच करके लेके जाता हूँ एक्सट्रीम पोजीशन A के ऊपर, ये स्प्रिंग अब स्ट्रेच्ड हालत में है। स्ट्रेच स्प्रिंग के अंदर फोर्स आ गई है। ये फोर्स क्या चाह रही है कि वापस इसको उसकी ओरिजिनल हालत में लेके जाए। अच्छा, जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा ये वापस आएगा अपनी ओरिजिनल हालत तक, लेकिन ये अपनी इस ओरिजिनल पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा और क्या होगा? ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन B पे पहुंच जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ इसको देखते हैं, आप समझते हैं। जब मैं मैथ्स को एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले आया और मैंने इसको रिलीज किया तो अपनी मीन पोजीशन की तरफ आया, लेकिन रुक नहीं सका। उसकी वजह 9th क्लास में आपने चैप्टर 3 में एक चीज पढ़ी थी, दैट इज इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी जो है वो क्या कहता था? इज द बिल्ट इन प्रॉपर्टी जो हर बॉडी के अंदर मौजूद है। और वो क्या कहती है? किसी भी बॉडी को जो है उसकी रेस्ट या मोशन की हालत को सस्टेन करने के लिए कोशिश करती है। वो कहती है कि इट कीप्स द बॉडी इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, वो उसको उसकी हालत से निकलने नहीं देती। इस वक्त बॉडी इनिशियली रेस्ट पे थी। जैसे ही मैं इसको यहाँ लेके गया एक्सट्रीम पोजीशन A पे, तो अब बॉडी का इनर्शिया चाह रहा है इसको मैं वापस मीन पोजीशन पे लेके आऊं। अच्छा, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो ये स्प्रिंग इस मैस को खींचेगा और ये तेजी से चलता हुआ मूव करता हुआ इस तरफ आएगा। अच्छा, अब इसमें मूवमेंट स्टार्ट हो गई, मोशन आ गया। ये यहाँ पहुंच के रुक नहीं पाएगा, क्यों? क्योंकि इनर्शिया कहेगा अपने मोशन को कंटिन्यू रखो, मोशन को रोकना नहीं है। और ये इसको लेता हुआ कहाँ चला जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन B के ऊपर, जहां जाके ये फर्दर स्प्रिंग कंप्रेस्ड हो गया। अब क्या होगा? क्योंकि स्प्रिंग कंप्रेस्ड है तो वापस नॉर्मल पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो मैच को दोबारा से पुश करेगा। अब जब दोबारा पुश करेगा तो मैच फिर से मीन पोजीशन पे आएगा और मीन पोजीशन पे फिर नहीं रुक पाएगा ड्यू टू इनर्शिया, और कहां पहुंच जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन A की तरफ। तो दिस प्रोसेस कंटिन्यूअसली रिपीट, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो ये काम चलता रहेगा, मैच टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा मेन पोजीशन के अलोंग। तो हो क्यों रहा है? उसकी वजह इनर्शिया है कि इनर्शिया उसको मेन पोजीशन पे रुकने नहीं देता। अच्छा, आगे देखते हैं। अब आते हैं ये चीज की तरफ जो वीडियो में आपने एक और चीज डिस्कस की, दैट इज तीनों पोजीशंस दोबारा से मार्क है, मेन पोजीशन O, एक्सट्रीम पोजीशन A, एक्सट्रीम पोजीशन B। इनके साथ नई चीज जो लिखी है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इधर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, जरा इसको समझते हैं, गौर से देखिएगा। इनिशियली जो मैच था वो यहाँ पे था, ठीक है, और जब इनिशियल कंडीशन थी तब मैच जब जिस पोजीशन पे था, यहाँ पे रेस्ट पे था, तो सारी की सारी टोटल एनर्जी जीरो थी, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो। अच्छा, मैं मैच को स्ट्रेच करके ले गया कहाँ पे? अपनी एक्सट्रीम पोजीशन A पे। जैसे ही मैं यहाँ लेके आया मैंने इसकी पोजीशन चेंज करी। नोट करें, ओरिजिनल पोजीशन थी मीन पोजीशन, अब मैं इसकी पोजीशन चेंज करके एक्सट्रीम पोजीशन A पे ले आया हूँ। तो जैसे ही पोजीशन चेंज होगी तो कौन सी एनर्जी आएगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन। तो इसकी पोजीशन स्टेट चेंज करने से इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, और वो इस पॉइंट पे क्या होगी? मैक्सिमम। लेकिन अभी भी मैंने मैच को पकड़ा हुआ है, मैच रुका हुआ है, तो काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे A पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन A पे जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। अच्छा, जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा तो होगा क्या? ये मैच भागता हुआ आएगा अपनी मेन पोजीशन की तरफ। अच्छा, ये मेन पोजीशन की तरफ मूव करता हुआ आया। जब ये यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट की, रेस्ट पे था यहाँ पे क्योंकि मैंने पकड़ा था, जैसे ही छोड़ा मूवमेंट स्टार्ट हुई, मूव करता 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 यहाँ आया। इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, बिकॉज उसकी वजह ये है कि आपका इनर्शिया आपकी बॉडी को कह रहा है कि आपने यहाँ रुकना नहीं है, और वो इसको फर्दर मूव करता हुआ कहाँ ले जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन B की तरफ। क्योंकि मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम थी और इनर्शिया उसको रोकने नहीं दे रहा था, तो यहाँ पे जो मोशन था वो मैक्सिमम था। दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट इट्स मेन पोजीशन। और उसके बाद सॉरी, जब हम लास्ट पे पहुंचे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी एक्सट्रीम पोजीशन B पे। यहाँ मैच खुद ही थोड़ी देर के लिए रुकेगा, पॉज लेगा और फिर दोबारा मूव करेगा किस तरफ? मेन पोजीशन की तरफ, और मेन पोजीशन से फिर दूसरी एक्सट्रीम की तरफ, फिर A से वापस O की तरफ, O से फिर B की तरफ। तो ये प्रोसेस रिपीट रहेगा, एनर्जी बार बार चेंज होती रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी। दिस वाज द कांसेप्ट जो वीडियो में आपको बताया जा रहा था कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कैसे वेरी कर रही है आपस में। तो ये वो सारी बात थी जो मैंने अभी आपको यहाँ बताई। अच्छा, अब जो एक दो चीजें मैं आपको और बताने जा रहा हूँ, उन चीजों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए सबसे पहले जो है ये जितने पॉइंट्स हमने अभी किए हैं उनको हम समराइज करते हैं और फिर हम उन पर बात करते हैं।
The first point is the position at which the spring and mass were at rest is called the mean position or equilibrium position. It is denoted by A. ये मैंने आपको बता दिया. वो पोजीशन जहां पे स्प्रिंग और मैस दोनों रेस्ट में थे, मूव नहीं कर रहे थे, उसकी क्या है? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. उसको डिनोट किससे किया? लेटर O से. The positions at which the spring and mass were stretched or called extreme position. Stretched या compressed, जिस भी हालत में थे, दोनों conditions को हमने क्या कहा? Extreme position. It is denoted by A and B. और लास्ट क्या है? The distance between the mean position and the extreme position is called amplitude or displacement. ये भी मैंने आपको बता दिया, and it is denoted by X. तो ये दोनों बातें मैंने आपके साथ जो है शेयर कर दी यहाँ पे. अब आते हैं आगे. नेक्स्ट चीज जो हमारे पास है वो क्या है? सिंपल हार्मोनिक मोशन के ऊपर एक और वीडियो है. इस चीज को आपने देखना है, समझना है, और फिर हम आगे चलेंगे. तो गौर से इस वीडियो को देखिएगा और उसके जितने की पॉइंट्स हैं उसको नोट करिएगा, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं. Sometimes when we examine the motion of an object, it will involve a single action, like a rock falling from a cliff down to the ground. This will probably just happen one time, after which the rock will remain at rest. But some motion is periodic, meaning repeated, like the motion of the pendulum on a grandfather clock, or the vibration of a spring. We will refer to this kind of motion as simple harmonic motion. Say we have a spring that is attached to some stationary surface, and on the other end of the spring, there is a block of a particular mass. If we pull this block so as to expand the spring, and then we release the block, it will vibrate back and forth between more compressed and less compressed states. If we assume that the surface of motion is completely frictionless, then the elastic potential energy reaches a maximum when the spring is most or least compressed and the block is changing direction, while kinetic energy is at a maximum when the block is right in the middle and moving the fastest. तो अभी आपने वही तमाम बातें देखी जो मैंने आपको बताया था. वो बातें आपकी सारी यहाँ पे रिपीट होगी. यहाँ तक कोई ऐसी नई बात नहीं थी जो हमने अभी पीछे डिस्कस ना की हो. वही सारी बातें थी कि मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग सिस्टम है क्या, काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे मैक्सिमम है, पोटेंशियल एनर्जी कहाँ मैक्सिमम है. अब इसी का आगे सेकंड पार्ट है. इस पार्ट को देखते हैं और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे फर्दर. Of course, every spring is different. Some are loose, like a slinky, and some are stiff, like the spring that launches a pinball into play. This factor is represented by the spring constant K, which will be unique to a particular spring. The force that a spring can exert is equal to negative K times the displacement of the object it acts upon, and this relationship is called Hooke's law. The negative sign indicates that the force of the spring is always opposite the direction of the movement of the object. When the object compresses the spring, it will push out, and when the object stretches the spring, it will pull in. In both cases, the spring is attempting to move the object back to its equilibrium position, which is why the force applied by the spring can be called a restoring force. तो बेटा अभी तक आपने जो देखा स्प्रिंग के बारे में, ठीक है, कि स्प्रिंग की जो है टाइप्स होती हैं, ठीक है, इसी को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सारी चीजों को शुरू से लेके एंड तक बड़ी तरतीब के साथ लेके चलेंगे. गौर से देखिएगा. आपने मैस अटैच टू स्प्रिंग का पूरा सिस्टम देख लिया. मैंने आपको उसके बारे में मेन पॉइंट सारी चीजें बता दी. सबसे पहले हमने हुक्स लॉ को रिवाइज किया था. हुक्स लॉ यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है उसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं. अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, द फोर्स अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. हुक्स लॉ क्या कहते हैं? जो फोर्स अप्लाई की, जिस फोर्स से मैं उसको स्ट्रेच करके लेके गया एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर, वो किसके प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन लेंथ ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज आया, ऑब्वियसली कॉमन सी बात नजर आई आपको, जितनी फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा स्प्रिंग की लेंथ जो है मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया या कंप्रेस कर दिया, दोनों केसेस में. तो दैट इज व्हाई, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं F is equal to minus kx. What is that? मैं आपको बताता हूँ. This F is called the force, while this x is called the displacement. ये लिखा हुआ where x is called displacement, जो मैंने आपको उस वक्त बताया था, change in length. Force directly proportional है किसके? Displacement x के. This k is called the spring constant. ये k क्या है यहाँ पे? Spring constant. ये नेगेटिव साइन क्यों आया? इस नेगेटिव साइन पे अभी बात करते हैं. मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ मैं उनको फिर दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, उनको गौर से देखिए. सबसे पहले F is called the force, जो यहाँ पे अप्लाई की गई है. X is called the displacement, that is the change in length. They are directly proportional. K is called the spring constant. K की वैल्यू फाइंड करनी हो तो सिंपल तरीका है, X यहाँ से वहां जाके डिवाइड हो जाएगा और -7 लग जाएगा, तो K is equal to -F/X. तो दिस इज कॉल्ड द स्प्रिंग कांस्टेंट. और इसको हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ K
इज द मेजर ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग। जो वैल्यू ऑफ के है वो किस पे पता लगेगा कि कोई स्प्रिंग कितना स्टिफ है, कितना मजबूत है, कितना सख्त है, कितना हार्ड है, वो बताएगा कि के की वैल्यू कितनी है। स्टिफ स्प्रिंग्स हैव लार्ज वैल्यू ऑफ के, जितने ज्यादा स्टिफ स्प्रिंग होगा उतनी वैल्यू के की ज्यादा होगी, और जितना कम स्टिफ होगा उतनी वैल्यू के की कम होगी। आपने देखा जो आपकी शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं कार के अंदर, उसमें जो स्प्रिंग लगे होते हैं उन वो काफी ज्यादा स्टिफ होते हैं, तो उसका जो के होगा, के की वैल्यू यानी कि स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो बहुत ज्यादा होगी कंपैरेटिवली। जो आपका ये बॉल पॉइंट होता है, इसके अंदर एक स्प्रिंग होता है छोटा सा, वो काफी सॉफ्ट होता है, तो उसके अंदर जो के की वैल्यू होगी वो दैट इज वेरी लो। ठीक है, तो ये तो आ गई यहाँ तक ये बात। अच्छा, आगे चलते हैं। इस नेगेटिव साइन को मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा, नेक्स्ट पॉइंट के साथ एक्सप्लेन करूंगा, इसको देखते हैं आगे चल के। अच्छा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है F इज इक्वल टू ma। ये आपने पढ़ा हुआ है किस क्लास में? 9th क्लास में। पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या थी मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ। इक्वेशन 1 ये है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 थी, ठीक है, और इससे नेक्स्ट फॉर्म निकालते हैं तो k की क्या वैल्यू निकलती है? k इज इक्वल टू माइनस एफ ओवर एक्स। अगर मैं यहाँ f के अंदर यहाँ वैल्यू पुट करता हूँ f इज इक्वल टू ma, तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी मैं आपको दिखा रहा हूँ। f k इज इक्वल टू माइनस f की जगह ma आ गया तो बना ma ओवर x। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, a की वैल्यू निकालता हूँ, बाकी सबको उधर ले जाता हूँ, तो x यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई, m यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो गया, और माइनस साइन उठ के वहां चला गया, तो a इज डायरेक्टली a इज इक्वल टू माइनस k ओवर m x। ये k क्या था? स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इट इज अ कांस्टेंट। और ये मास m इस स्पेसिफिक केस में जहां मास अटैच टू स्प्रिंग में जो मास लगाया हुआ वो मास तो चेंज नहीं हो रहा। इट मींस कि मैं मास को कह सकता हूं कि मास इज आल्सो कांस्टेंट। तो k भी कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है। अगर इन सारे कांस्टेंट्स को मैं रिमूव कर दूं तो मैं वापस प्रोपोर्शनैलिटी में साइन में आ जाता हूं, दैट इज a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस x, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है इसको समझते हैं आप। इस रिलेशन को समझने के लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है, देखिए क्या कहता है। इट मींस दैट एक्सेलरेशन ऑफ अ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये क्या बता रहा है कि एक्सेलरेशन मास अटैच्ड टू स्प्रिंग की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा डिस्प्लेस कराएंगे उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन, यानी कि स्प्रिंग को स्ट्रेच करके जितना दूर ले जाएंगे उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, उतनी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी। जितना कम होगा उतनी कम एक्सेलरेशन होगी। किससे? मीन पोजीशन से। इसका मतलब है इसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन से हो रही है। देखिए जरा यहाँ पे क्या बता रहा है। The negative sign shows that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement of mass. This force is called restoring force. जो फोर्स यहाँ पे हो रही है वो हमेशा नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट के। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी इस चीज को फर्दर आपके साथ क्लियर करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास ये केस था, ठीक है, मैंने इनिशियली मैस मेरा यहाँ है, मैं इसको स्ट्रेच करके कहाँ लेके गया? एक्सट्रीम पोजीशन ए के ऊपर। अभी आपने इसको पकड़ा हुआ है, यहीं पे स्ट्रेच करके यहाँ लाया और यहाँ पकड़ा हुआ है। फोर्स क्या चाह रही है? मेन पोजीशन की तरफ खींचना। आप किधर खींचना चाह रहे हैं? एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ। फोर्स आपके ऑपोजिट खींच रही है, तो दैट इज व्हाई द नेगेटिव साइन जो है ना वो इस चीज को बता रहा है कि फोर्स हमेशा आपके ऑपोजिट काम करेगी। तो यहाँ मैं अब आपको दोबारा दिखाता हूँ। It says the negative sign shows that the force exerted by the spring is always directed opposite to the displacement. जो displacement आपने कराया, जो stretch किया उसको, उसके opposite काम करेगी हमेशा force. That is why this force is also called restoring force. और इस force की definition क्या है? A restoring force always pushes or pulls the object performing the oscillatory motion towards the mean position. ये restoring force क्या बता रही है कि हमेशा push करेगी या pull करेगी object को, कि कौन से object को जो oscillatory motion कर रहा है किस तरफ पुल करेगी या पुश करेगी? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ रखेगी डायरेक्शन। कैसे मीन पोजीशन की तरफ है आइए देखते हैं। ये मैस था, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ खींच के लेके गया। मैस कहां जाना चाह रहा है? मेन पोजीशन की तरफ, क्योंकि उसको स्ट्रेच स्प्रिंग किधर खींच रहा है? मेन पोजीशन की तरफ। अच्छा, मैंने इसको रिलीज कर दिया, ये मेन पोजीशन की तरफ गया, लेकिन मेन पोजीशन पर रुक ना सका और करते करते कहां पहुंच गया? दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ। जैसे एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ गया, मैस कहां जाना चाह रहा है अब आपके हिसाब से? शाबाश, मीन पोजीशन की तरफ। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग अब कंप्रेस्ड हो गया, वो वापस रिलीज होना चाह रहा है, तो वो मास को वापस पुश करेगा मीन पोजीशन। तो एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे आप एक्सेलरेशन निकालेंगे तो एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन व्हिच इज इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ। तो ये थी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और ये तीनों मैं आपको पहले समझा चुका हूं कि कैसे काम करती हैं। तो ये आपके मास की मूवमेंट है जो मैंने अभी आपको दिखा दी।
तो फाइनली रिजल्ट की तरफ आते हैं. सच अ मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस इज नोन एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे? सिंपल हार्मोनिक मोशन. यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या है? T is equal to 2 pi square root of m over k, where m is the mass and k is the spring constant, t is the time period. इस फॉर्मूले की डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमने इसको एज इट इज याद रखना है कि ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है. मैथ अटैच टू स्प्रिंग के लिए एमसीक्यूज में आपके पास आ जाता है. तो आज जो हमने अभी पढ़ा पार्ट, इसमें अभी हमने सिर्फ समझा है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, और मैस अटैच टू स्प्रिंग को पूरी तरह से हमने एक्सप्लेन किया और समझा कि उसके अंदर कैसे सारी चीजें होती हैं. अभी हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट रहता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है. क्योंकि हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, हम इसकी और एग्जांपल्स को पढ़ेंगे आगे. तो जब सारी एग्जांपल्स कंप्लीट होंगी तो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन की. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर हम एक नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन की. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं. आपका काम क्या है कि आपने वर्कशीट्स को सॉल्व करना है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज. स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.